नमस्कार, आप देख रहे हैं H1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। घुसपैठिए जाएंगे डिटेंशन सेंटर में क्योंकि सीएम योगी का चलेगा हंटर। जी हां, सीएम योगी ने पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरीके से भारत के अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी घुसपैठिया, बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या हो, वो ना उत्तर प्रदेश में टिके, ना उत्तर प्रदेश में रहे और ना ही उत्तर प्रदेश के लोगों के हक पर डाका डाले। और इसको लेकर के वो तमाम तरह की कार्रवाई भी कर रहे हैं। डिटेंशन सेंटर 17 बनाने के आदेश दे दिए गए हैं, जिसमें से गोरखपुर में पहला डिटेंशन सेंटर भी बन गया। वहीं एसआईआर भी चल रहा है। एसआईआर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी ताकि समय सीमा बढ़ाई जाए और उस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। तो चुनाव आयोग ने ये रिक्वेस्ट मान ली है और जिन राज्यों में एसआईआर चल रहा है उनकी तारीख बढ़ा दी गई है। अब 26 दिसंबर तक ये तारीख कर दी गई है। इन तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वंदना यादव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, प्रमोद मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, आरपी राजन है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले वंदना जी आपके पास आना चाहूंगी। जो कुछ भी इन दिनों चल रहा है उत्तर प्रदेश में, चाहे सीएम योगी का हंटर हो, जिस तरीके से रोहिंग्याओं को लेकर के, बांग्लादेशियों को लेकर के एक हंट चलाया जा रहा है, कौन कौन कहां कहां छुपा हुआ है, गहन जांच की जा रही है, कागज चेक किए जा रहे हैं ताकि उनको निकाला जाए। गोरखपुर में पहला डिटेंशन सेंटर भी खुल गया और तो और रैन बसेरों को भी कहा जा रहा है कि डिटेंशन सेंटर में तब्दील किया जा सकता है समय आने पर। इस पर आपकी क्या प्रक्रिया है? देखिए पूजा जी, जैसा आपने देखा होगा, अभी तक मोदी जी ने कभी भी जिस भी काम को अपने हाथ में लिया है उसको बहुत ही सलीके से किया है। लेकिन ये जो एसआईआर का मामला है, हम किसी भी प्रदेश में देखें, चाहे हम बिहार की बात करें चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है जिसके लिए कोई भी, अगर हम बीएलओ की बात करें या जितने भी अधिकारी हैं, वो कोई भी उतनी तकनीकी तौर पर, मानसिक तौर पर तैयार नहीं है इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी और उसके बाद फिर अगर ये इन्वेस्टिगेटिव जो पूरी प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाता तो वो और बेहतर तरीके से होता। और जैसा आपने कहा कि बहुत सारे रोहिंग्यास को डिटेंशन सेंटर, जैसा आपने कहा कि बनाए जा रहे हैं, गोरखपुर में भी बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इसका बहुत मतलब मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि पहले ये प्रक्रिया किस तरीके से होगी, उन जिन लोगों को भेजा जाएगा उनके कौन से दस्तावेज देखे जाएंगे, किस बिना पर उन्हें भेजा जाएगा, तो इसके लिए पूरी तरीके से एक जो प्रोसेस होता है उसको समझा जाता। वंदना जी, एसआईआर की प्रक्रिया को लेके कौन से डॉक्यूमेंट्स देखे जाने चाहिए और कौन से मान्य हैं, ये तो माननीय कोर्ट ने ही बता दिया है और उसमें आखिर में जो डॉक्यूमेंट जोड़ा गया है उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपका आधार कार्ड भी है। अब मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने वंदना जी की बात सुनी, क्या कहना है आपका? जी नमस्कार। जी, बाकी सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। नहीं देखिए, एसआईआर को लेकर के कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए जाने हैं, कौन से नहीं दिए जाने हैं, वो वही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर मान लीजिए जब भी कभी चुनाव होता है, एसआईआर ना भी हो तो मतदाता सूची में नाम अपना आगे कराने के लिए, डलवाने के लिए क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया तो वही है। ये गहन पुनरीक्षण है। गहन पुनरीक्षण में क्या क्या है भाई? यदि लोग नहीं हैं, जीवित नहीं है, नहीं रहे अब, तो उनका नाम वहां से हटना है। जो नए हैं उनका नाम जुड़ना है। ऐसे लोग जो विस्थापित हैं, दूसरी जगहों पर हैं, यहाँ नहीं रह रहे हैं, मान लीजिए आप एक पुरानी जगह पर अब दूसरी जगह पे रह रहे हैं, तो वो वहां पर उनका नाम है तो यहाँ ना हो, डुप्लीकेशन शुड नॉट बी देयर। ये सारी प्रक्रिया वहां पर है। और क्यों ये बार बार प्रश्न उठाए जाते हैं जब पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहीं से इस सारी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। हाँ, जैसा वंदना जी ने कहा कि पहली बात तो वंदना जी ने कहा कि मोदी जी ने जो भी काम करते हैं वो मोदी जी सलीके से करते हैं, तो ये मोदी जी ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रकल्प है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही को ही सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं।
जितने भी BLO इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके तत्वावधान में ये पूरा गहन पुनरीक्षण चल रहा है। तो इसको लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है या क्यों होना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आता। जहां तक बात है SIR के गहन पुनरीक्षण की, तो वो प्रक्रिया अपने चल रही है। हाँ, जहां कहीं पर भी, वैसे भी पहले भी इलेक्शन कमीशन ने ये स्पष्ट किया था कि पहले जब कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट निकलेगी, वो सभी के पास जाएगी, वेबसाइट पे उपलब्ध होगी, तमाम विपक्षी दलों को, सत्ताधारी दल हो, सभी राजनीतिक दलों के पास वो होगा। जिनको अपनी शिकायत दर्ज करानी है, जो उससे संतुष्ट नहीं है, जो मतदाता जिनका नाम उसमें नहीं है, गलती से रह गया है, वो भी उस पर उनको अप्रोच कर सकते हैं। देयर नेम ऑल्सो विल बी वेरीफाइड एंड included into the list after carrying out the due process. So where is the problem? Now even the date is extended, लेकिन पहले भी था कि भाई फरवरी तक ये फाइनल करना है। एक प्रथम चरण पूरा होगा, उसके बाद ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट पे अगर किसी का कंप्लेंट है तो वो किया जाएगा। फाइनल लिस्ट विल बी पब्लिश्ड मे बी पोस्ट February और सो। जी। तो इसको लेकर के कहीं नहीं। हाँ, जहां तक बात है भाई डिटेंशन सेंटर या जो लोग अनाधिकृत रूप से इस देश में रह रहे हैं, प्रश्न ये है कि क्या उनको रहना चाहिए? जी। उत्तर स्पष्ट होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। प्रश्न चाहिए। ये है कि क्या उनको में, मतदान का अधिकार होना चाहिए? जी। उत्तर ये है, स्पष्ट सीधा सपाट उत्तर ये है कि नहीं, उनको मतदान देने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि वो मतदाता सूची में है तो क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं? जी। जब वो इस देश के निवासी नहीं है, जी। जब वो इस देश में इलीगल तरीके से जिनका जो घुसपैठ कर चुके हैं, उनको क्यों यहाँ पर रहना है? पहली बात तो रहना ही नहीं चाहिए, और उस पर से मतदाता सूची में उनका नाम वो तो कदापि नहीं होना चाहिए। क्या कोई ऐसा कोई देश है जहां पर मतदान करने के भी अधिकारी नहीं है, भारत में रहने के अधिकारी नहीं है, भारत के संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं है, और इसी दिशा में काम किया जा रहा है। जी, एक सेकंड, RP राजन जी मेरे साथ है समाजवादी पार्टी से। राजन जी, आपका क्या कुछ कहना है? RP राजन जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी पूजा जी अब आ रही है। जी, आपका भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। जिस तरीके से डिटेंशन सेंटर भी खोले गए हैं, गोरखपुर से तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो डिटेंशन सेंटर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, साफ सुथरा अच्छे से बना हुआ है, रुकने रहने का इंतजाम वहां पर ठीक ठाक किया हुआ है। क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे कार्रवाई पर, जिस तरीके से रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को पकड़ करके डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है, तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, ठीक बात है पूजा जी। डिटेंशन सेंटर बनाया सरकार, ये सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की अपनी जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण चला रहा है मतदाता सूची को लेकर के। सरकार अपना डिटेंशन सेंटर बना रही है बाहरी लोगों को रखने के लिए, तो सरकार की जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लगातार 11 साल से केंद्र में गृह मंत्री जी क्या कर रहे थे, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर रोहिंग्या बाहर लोग आ रहे हैं या आ गए हैं तो अभी तक सरकार क्या, क्योंकि वो गृह मंत्रालय का मामला है, गृह मंत्रालय देखें तो समय होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने के लिए इस समय अब आप डिटेंशन सेंटर पहुंचा रहे हैं। बड़ा सवाल है कितने बांग्लादेशी या कितने रोहिंग्या आज की डेट में आपको मिले, सरकार अभी तक इस पर जवाब स्पष्ट नहीं दे पाई ना। कितनी संख्या है, कितने लोग हैं, उनको बाहर करें देश से भाई, उनको डिटेंशन सेंटर में रखने की बात करी। लेकिन जो चुनाव आयोग जांच कर रहा है, चुनाव आयोग नागरिकता की जांच किस बिहाफ पे कर रहा है, नागरिकता की जांच करना जो है गृह मंत्रालय का काम है। उस देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है लगातार 10-11 सालों से। तो 11 साल से वो लोग क्या कर रहे थे, कैसे इतने लोग आ जाए, कैसे आ गए लोग, तो ये कैसे हो रहा है। तो ये सारी जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की आज मुद्दों से भटकाने के लिए। भारतीय आप नहीं, एक सवाल मेरा राजन जी आपसे है, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है सिर्फ, क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि एक टाइम में सत्ता तो आपकी भी रही है ना उत्तर प्रदेश में, और आप कह रहे हो कि गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, वो कैसे आ गए। अब असम में करते हैं तो विपक्ष विरोध करता है कि जी NRC क्यों किया जा रहा है, SIR क्यों किया जा रहा है, वहां वेस्ट बंगाल में किया जाता है तो आप कहते हैं कि क्यों कर रहा है। तो आप समझ रहे, आपकी तरफ से भी सरकार को सपोर्ट होना चाहिए कि SIR की जो प्रक्रिया हो रही है ठीक हो रही है,
सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार नहीं है, वो पूरे देश में इस तरह के जो भी इलीगल एक्टिविटीज चलती है वो उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही सबके प्रति है। लेकिन विपक्ष की भी तो कहीं जिम्मेदारी और कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती राजन जी? निश्चित तौर पर विपक्ष की जिम्मेदारी, जब राष्ट्र का मामला आता है, देश का मामला आता है, तो विपक्ष, पूरा विपक्ष, आपने अभी देखा जिस तरह आतंकवाद पर जब बात आई, राष्ट्रवाद की बात है, तो संपूर्ण विपक्ष पूरा सरकार के साथ खड़ा था। पूरा देश के 142 करोड़ लोग लगातार देश सरकार के साथ खड़े हुए थे। हम लोग लगातार सरकार के साथ खड़े हुए थे, लेकिन हम तो सरकार का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार में तो हम बैठे नहीं है। केंद्र में सरकार, गृह मंत्रालय कौन देख रहा है? भारतीय जनता पार्टी देख रही है। तो कैसे लोग आ जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी, बताना तो भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा। लेकिन कितने लोग आ गए ये बात अभी तक बता नहीं पाए। दूसरी चीज, SIR को लेकर जो परेशानियां और जो समस्याएं इस समय उत्पन्न है, तहसीलों में जो स्थिति है कि सारे अधिकारी परेशान, कर्मचारी राजन जी, क्या आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्री कार्यालय से पूछा गया है कि कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े गए हैं? क्या आपने सीधा सवाल सरकार से अब तक किया है क्या? मैं कह तो रहा हूं, सरकार बताए ना, सदन में जवाब दे सरकार के पास, चूंकि मुद्दों से भटकाना अभी आपने देखा ना। जी, सदन में आपके नुमाइंदे भी हैं, समाजवादी पार्टी से भी लोग हैं। मैं चाहूंगी कि आप उनके जरिए सवाल उठाएं, लेकिन एक चीज मैं आपको राजन जी बताना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों में 200 बांग्लादेशी और रोहिंग्या यूपी ATS ने गिरफ्तार किए हैं, पकड़े हैं। और अभी भी प्रक्रिया जब से SIR की, NRC की चल रही है, 160 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, अभी लेटेस्ट न्यूज आपको बता रहे हैं, वो रातों रात गायब हो गए क्योंकि उनको अपने कागज नहीं दिखाने थे। वंदना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप भी सुन रहे किस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। चलिए आप कहिए। SIR से जो मैंने बातें की थी, जो समस्या इस समय तहसीलों में, जिलों में है, सारे कर्मचारी SIR में परेशान, अधिकारी SIR में परेशान, वो अधिकारी भटक रहे हैं। तहसीलों में ये स्थिति है कि आप जाइए, कोई प्रार्थना पत्र लेकर के कोई समस्या को लेकर जाते हैं, आपकी समस्याओं का निराकरण ही नहीं हो रहा, सब तो परेशान है SIR में। तो इतनी कौन सी आफत आ गई थी, आफत में कराने की क्या आवश्यकता थी कि सारे काम छोड़ करके सारे विभाग और कर्मचारी जिस तरीके से परेशान है। दूसरी चीज, SIR में जिस तरीके से जो महिलाओं को लेकर, बेटियों बहुओं को लेकर के, उनके मायके की डिटेल को लेकर के, जो 2003 में पुराने मतदाता अपने बूथ पर थे, या उनके माँ बाप का डाटा लेकर के, तो उसमें जो समस्याएं आ रही 3 को डाटा ढूंढने में, वो इतने आनंद फानंद में किस तरीके से हो रहा है। आज तक स्थिति यह है कि फॉर्म डिस्ट्राइब नहीं हो पाए, सरकार को 2-2 बार समय जो है बढ़ाना पड़ा चुनाव आयोग को। तो इन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए, और बड़ा सवाल, इसी BLO 10 BLO की जान चली गई, लेकिन इस सरकार ने 1 पैसे की मदद उन BLO की नहीं की। समाजवादी पार्टी के लोगों ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने 2-2 लाख रुपया उन BLO को, परिवारों को। जवाब प्रमोद जी से ले लेते हैं। प्रमोद जी आप क्या कहेंगे? 1 सेकंड, प्रमोद जी से जवाब ले लेते हैं। जी 1 सेकंड, प्रमोद जी से जवाब ले लेते हैं, सबको समय बराबर मिलना चाहिए। प्रमोद जी। जी, राजन जी ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन राजन जी ने ये कहा कि इतनी आफत क्यों, इतनी जल्दी क्या? अच्छा, राजन जी के अनुसार से उपयुक्त समय क्या होता है देश के महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए? क्या उपयुक्त समय होना चाहिए? अरे भाई, अभी नहीं तो कब? कभी तो होगा। क्या ये उपयुक्त समय नहीं है? और पिछली बार कब हुआ था? तो ये समय को लेकर के भ्रमित मत होइए राजन जी। देश के हित से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनकी तिथियां निर्धारित नहीं की जाती कि भैया ये काम अभी ये काम कर लेते हैं। अरे सारे काम, महत्वपूर्ण काम, सारे विषयों पर समानांतर प्रक्रिया है। हर कार्य महत्वपूर्ण है और हर कार्य को समानांतर रूप से, यह नहीं हो सकता कि SIR चल रहा है इसलिए बाकी सारे काम रोक दो, और यह भी नहीं हो सकता कि बाकी दूसरे काम कर रहे हैं इसलिए SIR रोक दो। तो सारे काम महत्वपूर्ण हैं, ये सारे ही कार्य होने हैं और सारे कार्य हो रहे हैं। अगर कठिनाइयां हैं तो कठिनाइयां भी दूर करने का हमारा काम है। क्या आपका प्रतिनिधित्व तो नहीं हो रहा है BLO के साथ? चुनाव आयोग ने तो कहा है कि समस्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होने चाहिए। भाई, अब आपके पास पन्ना प्रमुख अगर नहीं है तो पन्ना प्रमुख नियुक्त कीजिए। बूथ पे प्रभारी आपका नहीं है तो आपका राजनीतिक दल होने के नाते आपको ये कार्य करने चाहिए। अब अगर आप अपने दल को सुदृढ़ नहीं करते और वो प्रतिनिधित्व करने में आप असमर्थ हो रहे हैं, तो इसमें दूसरे को दोष क्यों देना है? दूसरी बात है
कहने लगे 2011 के बाद से कितने आए, तो 2011 के पूर्व किसकी सरकारें थी? ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए? कैसे आए भाई? आपने नहीं किया इसलिए हमें करना पड़ रहा है। आपने प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाए, हमें बनाना पड़ रहा है। आपने लोगों का ध्यान नहीं किया, शौचालय नहीं बनवाए, तो इसलिए हमें बनवाना। चलिए राजन जी को जवाब इस पर देना चाहिए। राजन जी का जवाब लेने के बाद वंदना जी के पास जाएंगे। राजन जी अपना क्विक आंसर कीजिएगा। वैसे आपको बता दूं कि एसआईआर की प्रक्रिया कोई जल्दी जल्दी में नहीं हो रही है। राज्य डिवाइड किए गए हैं, कब किस तारीख को किस राज्य में एसआईआर शुरू होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी। पूरे देश में एक साथ एसआईआर नहीं चल रहा, प्रक्रिया के तहत चिन्हित किए गए हैं राज्य जहां पर प्रक्रिया चल रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 26 दिसंबर तक ये तारीख भी एक्सटेंड कर दी गई है इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। तो पूरा टाइम सबको दिया जा रहा है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप ढूंढ लीजिए, पूरा टाइम दिया जा रहा है। जी राजन जी, अब आपका जवाब। पूजा जी, आदरणीय प्रमोद मिश्रा जी के सवाल में ही उनका जवाब था, और सवाल जवाब दोनों उनका था। आपने ही जो बात मैंने कही कि तहसीलों में बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बहुत सारे जरूरी काम हैं जिनको नहीं रोका जा सकता। लेकिन आज तहसीलों में आप चले जाइए कि जो स्थिति है, जिस तरीके से लोग परेशान है कि तहसीलों में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, कोई तहसीलों में मिल नहीं रहा, कर्मचारी अधिकारी सुनने वाले नहीं, सब परेशान है। आज डिजिटाइज नहीं हो पाया था, मैं तो खुद कई जगह गया, ऐसी स्थिति जब डिजिटाइज नहीं हुआ तो आज डेट बढ़ाई गई। डेट बढ़ाना चाहिए था, निश्चित तौर पर डेट बढ़ाई गई, डेट बढ़ा करके काम होना चाहिए, काम हुआ। लेकिन अभी जो बात कही, प्रधानमंत्री आवास की बात कही, उस प्रधानमंत्री आवास में जिस तरीके से जो है सांसद जाते हैं उद्घाटन करने, जो है प्रधानमंत्री आवास का जो है चाबी सौंपने जाते हैं और महिला से पूछते हैं कि माँ आपको क्या आप प्रधानमंत्री आवास मिल गया कि नहीं मिल गया, तो उसने सामने सांसद के मुंह पर कह दिया हाँ 30,000 रुपया दे करके हमको प्रधानमंत्री आवास मिला। तो मुंह ताकते रहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, केवल हंसने का काम करे, हंस रहे वहां पर। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार, किस तरीके से लूटने का काम, प्रधानमंत्री आवास देने में खुला लूट करने का काम हुआ, जिस तरीके से जो गरीबों को लूटने का काम हो रहा है आज उत्तर प्रदेश में और देश में। तो ये भ्रष्टाचार, इनके प्रधानमंत्री आवास हो चाहे शौचालय हो, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप जी जिम्मेदार है। जी प्रमोद जी, और सदन में माननीय गृह मंत्री जी की भाषा देखिए कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, कितनी असर। इस साला मैं तो सोता रहता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं क्या अभी पक्ष चिल्ला रहा हूँ, मुझे पता लगा चुनाव आयोग कुछ काम नहीं कर रहा। ऐसी भाषा का प्रयोग इन्होंने आज सार्वजनिक कर दिया कि इनका और चुनाव आयोग का क्या रिश्ता है। नहीं, भाषा की जहां तक नहीं, अगर आप भाषा की बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें जो हम भी याद दिला सकते हैं। जब रेप की बात होती है तो आपके एक माननीय नेताजी ने कहा था गलती लड़कों से हो जाती है, वो भी मैं नहीं भूली, महिला होने के नाते वो मुझे भी बुरा लगा था और आज तक मुझे याद भी है। जी, एक सेकंड। और आप जहां तक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप इंडिया अलायंस से हैं, आपकी पार्टी के प्रमुख जो है अखिलेश जी, उन्होंने कहा है कि वो इंडिया अलायंस के साथ ही जो है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब इंडिया अलायंस के आप सुनिए तो सही, अब आप सुनिए तो सही, आपकी आराम से अब तीनों लोग सुन रहे हैं ना आपकी, अब आप भी सुनिए प्लीज। सरकार से सवाल आप नहीं कर पाओगे, सरकार सवाल नहीं करोगे। इसी उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव में निर्वस्त करने का काम किया उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। तो अभी दोबारा पंचायत चुनाव है, 2026 में दोबारा से पंचायत चुनाव है, वहां जनता अपने आप देख लेगी किसको लाना है किसको हटाना है। राजन जी सुनिए 2026 में अगले ही साल जो है दोबारा से पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसके ऊपर जो बीती जो परेशानी हुई वो दूध का दूध पानी जनता खुद कर लेगी। जी वंदना जी, आप पूरे डिबेट को सुन रहे हैं। एक सेकंड राजन जी, आप सुन लीजिए, वंदना जी वेट कर रहे हैं, उनसे भी बात करने। जी वंदना जी सवाल किया 26 में लोग पूरा कर लेंगे, किस तरीके से पंचायत चुनाव में डकैती डालने का काम। अरे एक सेकंड, अब आप सुन तो लीजिए, और भी पैनलिस्ट है हमारे साथ। वंदना जी प्लीज, वंदना जी एक सेकंड। राजन जी, वंदना जी आप प्लीज बोलिए। वंदना जी आप बोलिए। लोग लोकतंत्र के लुटेरे चुनाव आयोग से मिल करके साठ गांठ करके सुप्रीम कोर्ट में कितनी बड़ी एक सेकंड राजन जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, 1 मिनट आप प्लीज शांत रहिए। जी वंदना जी। मैं सभी पैनलिस्ट की बात सुन रही थी, राजन जी की भी बात मैंने सुनी, और ये देखिए यहाँ मुद्दा कुछ और है। राजन जी, आपकी काफी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आप बात कर रहे हैं कि BLOs को जो परेशानियां आ रही हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आपने बताया कि
किस तरीके से जो बाकी काम, जो महत्वपूर्ण काम है, वो इसकी वजह से, एसआईआर की वजह से टल रहे हैं या फिर और पेंडिंग हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और है। देखिए, बात यहाँ पर ये है कि क्या रोहिंग्यास को यहाँ भारत में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या उनके लिए जो डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं वहां पर भेजा जाना चाहिए। पूजा जी, यही मुद्दा है। जी जी जी, बिल्कुल जी। तो हम इस मुद्दे पर आते हैं। बाकी सारी बातें जो आपने कही उसको थोड़ी देर हम साइड में रख देते हैं। बात यह है कि देखिए, पहले से ही भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। उसके बाद में जो अनाधिकृत रूप से भारत में आए हुए लोग हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हो या अन्य देशों से हो, वो भारत की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका उपभोग कर रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं भारत के लोगों को मिलनी चाहिए, वो बाहर से आए हुए लोग भी उनका पूरा भरपूर फायदा उठा रहे हैं। तो अगर वो डिटेंशन सेंटर बन जाते हैं, तो मेरा तो बल्कि ये कहना है, डिटेंशन सेंटर बनाकर भी उसकी भी क्या जरूरत है। जो जिस देश से आया है, क्यों ना उन्हें वहां पर भेज दिया जाए, ताकि जो हम देखिए, हम भारत के पास भी, अगर हम भारतीय भूभाग की बात करें या बाकी अन्य चीजों की बात करें, तो वो भी हमारे पास बहुत लिमिटेड संसाधन है। तो अगर कोई व्यक्ति को हम यहां से उठाकर डिटेंशन सेंटर में भी भेज देते हैं, तो जो हमारे संसाधन है वो उन्हीं का उपभोग करेंगे। तो क्यों ना जो जहां से आया है उसको वहां भेजा जाए, और ये पुख्ता किया जाए कि जो भी जिस देश से आया उसे वहां पर भेजा जाए, ताकि उसको वहां पर कोई परेशानी ना हो, या यहाँ भारत से एटलीस्ट उसका निकल जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भारत पर पहले से ही बहुत ज्यादा, देखिए, सीमित संसाधन है, और उसके बावजूद अगर हम ऐसे लोगों को और जो ये जो सुविधाएं हैं वो दे देते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय नागरिक के साथ ये एक अन्याय होगा। जी पूजा जी। जी बिल्कुल, आपका वैलिड पॉइंट है, और यही मेरा सवाल प्रमोद जी से है कि जिस तरीके से मैं आपको डेटा बता रही थी कि 8 सालों में 200 बांग्लादेशी और रोहिंग्या एटीएस ने गिरफ्तार किए हैं, उसके आगे का फॉलोअप क्या? अब भी डिटेंशन सेंटर में अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी रखे जाते हैं, उसके आगे का क्या? क्योंकि एक तरीके से वो निगरानी में रहेंगे, वो सर्विलांस में रहेंगे आपके, और उनको बैठा के खिलाना भी पड़ेगा, पिलाना भी पड़ेगा, दवा दारू करनी पड़ेगी, उनका इलाज कराना पड़ेगा, उनकी तमाम सहूलियतों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठंड है तो उनको ओढ़ने को कंबल भी चाहिए, अलाव भी चाहिए, गर्मी है तो उनको क्या चाहिए। तो ये जी जी, ये एक खर्चा ही है। ये वंदना जी ने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया है। लेकिन रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को पकड़ने के बाद आगे क्या, प्रमोद जी? वंदना जी ने बहुत अच्छा विषय उठाया और आपने अच्छा प्रश्न पूछा। बस 10 सेकंड में थोड़ा सा याद दिला दूं, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यही उत्तर प्रदेश है, यही उत्तर प्रदेश से बता रहे थे, यही उत्तर प्रदेश है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने रेप किया। यही उत्तर प्रदेश है जहां कन्नौज में नवाब सिंह यादव नाम के व्यक्ति को ये जानते होंगे। यही उत्तर प्रदेश है जहां मऊ में सितंबर 2024 में एक समाजवादी पार्टी का नेता था, इन्वॉल्व था रेप केस में। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर फेमस प्रसिद्ध कांड हुआ था, गेस्ट हाउस कांड हुआ था लखनऊ में, देश की राजधानी में, नेताजी के नेतृत्व में। अब आते हैं, जैसे आपने प्रश्न पूछा और वंदना जी ने बात की, और बड़ा वैसे तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा ये वक्तव्य इस पे कैसे दें, जो कहा गया कि भाई उन पे खर्च होगा। खर्च तो 26/11 के आतंकवादी को भी 4 साल जेल में रखा, पाला पोसा, उसके पीछे भी हुआ था ना। एक प्रक्रिया है। देखिए, हमारा, वंदना जी, निवेदन से बड़ी विनम्रता से कहूंगा, हम वो जो देश के लोग नहीं हैं, जो घुसपैठिए हैं, हम ये तो चाहते हैं कि वो देश के साथ बाहर जाएं। हम उनके साथ अमानवीय नहीं हो सकते। ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष अपनी सनातन संस्कृति, अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः के मूल मंत्र पर चलने वाला देश है ये। 1947 की मध्य रात्रि में कुकुर मुत्ते की तरह से जन्मा हुआ देश नहीं है, जैसा कुछ लोग समझ बैठते हैं, कुछ लोग प्रचारित करते हैं, कुछ लोग कहते हैं। हजारों वर्ष पुरानी यह सभ्यता है और मानवता को अग्रणी रखने वाली सभ्यता। तो उनको रखने में जो खर्च आएगा वो ठीक है, सरकार का काम है। उनके साथ हम अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते।
लेकिन उन्हें देश में रहने का अधिकार दिया जाए, ऐसा किसी देश में परंपरा नहीं है, हमारे देश में भी नहीं। जाना ही होगा जहां से आए हैं वो। हाँ, जाने से पहले की प्रक्रिया है, जैसा कि आपने कहा कि अब आगे क्या, पहले आ तो जाने दीजिए। वो मुझे लग रहा है वो आने में भी बहुत देरी लग रही है, क्योंकि प्रमोद जी खबर तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर से ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी निकलकर नेपाल जा रहे हैं और आसपास के जिन राज्यों में एसआईआर इस वक्त नहीं चल रहा वहां पर भाग रहे हैं। तो ये भागने का जो सिस्टम है ये भी बंद करना पड़ेगा। फिलहाल वक्त नहीं है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ा पाए। राजन जी, प्रमोद जी, वंदना जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से तमाम ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष के आरोप भी अब भी अपनी ही जगह है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए MH1 न्यूज।